तो एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं 2005 का पेपर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2। ये दिसंबर का पेपर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जून का पेपर डिस्कस किया था 2005 का। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स आर देयर इन द कौटिल्याज थ्योरी। तो कौटिल्य ने सप्तंग थ्योरी दिया है और सप्तंग थ्योरी में कौटिल्य कहते हैं कि स्टेट के कुल मिला के 7 अंग हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। तो 7 आंसर हो जाएगा। विच वन राइट इन द फॉलोइंग इंक्लूड टू अदर राइट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। देखिए, जॉन लॉक ने नेचुरल राइट की थ्योरी दी है। जॉन लॉक के अनुसार 3 ऐसे नेचुरल राइट्स होते हैं जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू लाइफ में ही इंक्लूडेड है लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अगर आपको जीवन का अधिकार है तो ऐसा जीवन किस काम का जिसमें आपको स्वतंत्रता और आपको संपत्ति अर्जन करने का अधिकार ना हो। द लाइफ वुड बी मीनिंगलेस until and unless you do not have the right to liberty and right to property. That is why in right to life, the right to property and right to liberty, they are inherently present over there. They are implicitly present over there. तो राइट टू लाइफ में आपको ये जो दोनों आपके अन्य अधिकार हैं, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी, ये दोनों भी मौजूद हैं आंतरिक तौर पर। इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है, आपका ट्रेडिशनल और जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का बात करते हैं, ग्रामसी, राइट, वार ऑफ मैन्यूवर, वार ऑफ पोजीशन, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये आपके एंटोनियो ग्रामसी के दिए हुए हैं। तो एंटोनियो ग्रामसी जो है, इन्होंने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का जो है कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया था। लाइफ डिवाइन जो बुक है ये अरबिंदो घोष जी का लिखा हुआ है। सावित्री भी इनका बहुत फेमस बुक है। भवानी मंदिर इनका एक बहुत फेमस टेम्पलेट है। कर्मयोगीन इनका मैगजीन है। धर्म इनका मैगजीन था। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एम एन रॉय का न्यू ह्यूमनिज्म का या रेडिकल ह्यूमनिज्म के थ्योरी को आपको जानना पड़ेगा। सावरकर जो है कल्चरल नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे, उनका हिंदुत्व की थ्योरी को आपको जानना पड़ेगा। हिंदुत्व में 3 एलिमेंट जिसके बारे में वह बात करते हैं, जाति के बारे में बात करते हैं, संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 3 एलिमेंट है उनके, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गांधी जी तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ही, खैर। तो इसका अरबिंदो घोष आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन। तो जब हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम असर्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और असर्शन को पढ़ के फिर बिकॉज लगाते हैं रीजन को पढ़ने से पहले। अगर असर्शन और रीजन में अगर हमें कुछ ताल्लुक लगता है, कुछ अगर रिलेशन लगता है बिकॉज लगाने के बाद, तो हम ऑप्शन नंबर 1 टिक करते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर दोनों के बीच में कोई ताल्लुक नहीं लगता और दोनों करेक्ट हैं अपने अपने जगह पे, तब भी आंसर करते हैं। वरना फिर अगर कोई गलत है कोई सही है तो ये डिपेंड करता है। तो बिहेवियरलिज्म जो है ये वैल्यू फ्री था, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर फोकस करता था। बिहेवियरलिज्म के लिए चार्ल्स मरियम जो है और डेविड स्टन है, उनको पॉलिटिकल साइंस में काफी ज्यादा क्रेडिट जो है दिया जाता है। इनका मेन मकसद था कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसको नेचुरल साइंस कैसे बनाया जाए। ये इम्पिरिकल अप्रोच पर फोकस करते हैं, इम्पिरिसिज्म पर जो है फोकस करते हैं। तो बिहेवियरलिज्म इज वैल्यू फ्री, तो ये तो बात ठीक है एकदम। बिहेवियरलिज्म इज इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब होता है गेस वर्क करना। कहते हैं ना, मैंने अपने इंट्यूशन से करेक्ट आंसर कर दिया। Most often in UGC NET JRF, you are attempting the paper, and if have good knowledge, good command over political science, sometime the intuition works. कभी कभी आपका इंट्यूशनल नॉलेज काम करेगा, कभी कभी आप इंट्यूटिव होकर आंसर को टिक करने की कोशिश करेंगे एंड योर आंसर वुड बी करेक्ट समटाइम। तो इंट्यूटिव होकर आंसर करना मतलब गेस वर्क करना, फैक्ट का आपको नॉलेज नहीं है। तो बिहेवियरिज्म जब फैक्ट पर बात करता है तो इंट्यूटिवनेस का कैसे बात करेगा। तो ये तो गलत हो गया अपने आप में। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस। द लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी हैज नो मीनिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर सिर्फ आपको स्वतंत्रता दी जाए और समानता ना मिले तो बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। सो लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी हैज नो मीनिंग, राइट। राइट। एब्सोल्यूट लिबर्टी इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ट्रू। आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स के तहत लिबर्टीज दिए गए हैं सब पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। अगर एब्सोल्यूट लिबर्टी अगर हम आपको दे देंगे तो दूसरों को आप हार्म कीजिएगा।
आपके पास लाइसेंस मिल जाएगा दूसरों को हार्म करने का, तो एब्सोल्यूट लिबर्टी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है। अब बिकॉज लगा के पढ़िए, लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी हैज नो मीनिंग बिकॉज एब्सोल्यूट लिबर्टी इज नॉट पॉसिबल। अब ये दोनों में कोई तुक नहीं हमें जो है नजर आता, कोई ताल्लुक नहीं नजर आता। सही तो है दोनों अपने अपने जगह, लेकिन कोई भी इनके बीच में ताल्लुक नहीं है। क्योंकि इनके बीच में कोई ताल्लुक नहीं हमें नजर आता, इसीलिए हम इसमें क्या आंसर करने वाले हैं, हम आंसर बी करने वाले हैं। दोनों अपने अपनी जगह पे करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला वाला काफी इजी क्वेश्चन है। ये बुक्स अगर आपको मालूम हो कि ये किसने लिखा है, तो आप इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कर सकते हैं। डास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का है, द लॉज जो है प्लेटो का है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी रूसो का है, और न्यू ह्यूमनिज्म जो है ये एमिन रॉय का है। अभी मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए बड़ा सिंपल है, अगर आप एक एवरेज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बिलो एवरेज भी हैं, लेकिन अगर ग्रेजुएट हैं, तो इतना तो पक्का मालूम है ना किसको पहले पढ़े थे किसको बाद में पढ़े थे पॉलिटिकल थ्योरी में, सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में। सबसे पहले आप प्लेटो को पढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर 2 आ जाएगा। अच्छा ये बस यही आंसर हो गया, एक ही से मिल गया। पहले प्लेटो आ जाएगा, प्लेटो के बाद रूसो आ जाएंगे, तो रूसो आ गए। उसके बाद मार्क्स आ गए, और मार्क्स के बाद एमन रॉय आ गए, जिन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म की थ्योरी दी है। तो ये चीज हमें इसमें समझना है। आगे चलते हैं हम लोग। अरेंज करना है हमें फॉलोइंग इवेंट्स को जब ये हुए थे। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में होता है। टोटल रेवोल्यूशन मतलब संपूर्ण क्रांति ये 1970s में होता है। ये जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है। जो आपका जो प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन के बारे में बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स बात करते हैं। तो बात तो कार्ल मार्क्स करते हैं, लेकिन ये होता कब है जो है रेवोल्यूशन, सही मायनों में लेनिन इसको एक रूप दे पाते हैं जब रशियन रेवोल्यूशन होता है उस टाइम में। तो अगर आप थिंकर के वाइज भी देखें फिर भी आप काम करके ले जाएंगे अपना। इसको अगर हम मार्क्स भी मान के चलें, मार्क्स दिए थे, ओके। उसके बाद बिहेवियरल रेवोल्यूशन चार्ल्स जो है मरियम, ये 1920s के आसपास में आता है। अब आप ऐसे टिक कर लीजिएगा, नंबर 1 पे 1 वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये वाला आएगा, प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन। और जो है प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन के बाद बिहेवियरल रेवोल्यूशन आएगा, 1920s में आया था। और टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण जी का अंतिम में आएगा। दिस वाज इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये कभी कभी ये क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग सकता है, या ये क्वेश्चन आपको डाउट दे सकता है। कैसे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए लॉक ने भी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात किया है। मॉन्टेस्क्यू से पहले लॉक ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया है। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का कंप्लीट थ्योरी दिया था, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करने वाले लॉक भी हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव 3 ऑर्गन्स की बात करते हैं। लेकिन यहां पर जब आइडियाज की बात कर रहा है तो फुल फ्लेजेड आइडियाज की बात कर रहा है, कि फुल फ्लेजेड आइडियाज किसने दिया है। तो ये मैंने काफी बार अपने लेक्चर्स में यूट्यूब पर भी डिस्कस किया है इनके बारे में। तो जॉन रॉल्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देते हैं, सबको पता है। अब ग्रामसी के बारे में जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है हेजेमनी। लेकिन एक बात बता दूं, ग्रामसी जो है वो सिविल सोसाइटी के बारे में भी बात करते हैं। सेशेरो भी सिविल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ओके। लेकिन चलिए उस बात को छोड़िए। जिन बोदिन जो है ये सोवेर्निटी के बारे में बात करते हैं। जिन बोदिन ने सोवेर्निटी की आधी थ्योरी दी थी, उसको पूरा किया था थॉमस हॉब्स ने। जब मैं किसी को थॉमस हॉब्स पढ़ाता हूँ तो जिन बोदिन का जो थ्योरी है उसको भी मैं वहां पे हमेशा नरेट करने की कोशिश करता हूँ। अब लॉक के लिए क्या बच गया, सिविल सोसाइटी और सेपरेशन ऑफ पावर। अब लॉक ने दोनों कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। लॉक ने सिविल सोसाइटी के बारे में भी बात कर रखा है। इनफैक्ट लॉक अपने स्टेट को सिविल सोसाइटी बुलाता है। लॉक ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कराया और जो स्टेट बनाया, द टर्म विच was given to the state which was created by the law, by the social contract, that is called the civil society. तो लॉक में सिविल सोसाइटी मारूं कि सेपरेशन ऑफ पावर मारूं? अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। ए का आपका कौन सा 2 हो गया, तो ए का 2 हो गया। अच्छा ये दोनों ऑप्शन में से ये और ये तो गया यहीं पे। ए का 2 हो गया, बी का 5। अब देखिए बी का 5 भी करेक्ट हो सकता है, सी का 4। तो सी का 4 भी हो सकता है, सी का 4 भी पॉसिबल है, क्योंकि ग्रामसी ने भी सिविल सोसाइटी के बारे में बात किया है। लेकिन हमें डोमिनेंट आइडियाज देना है, सबसे पॉपुलर आइडियाज। तो हम लोग लॉक में सिविल सोसाइटी ही मारेंगे, ओके। सेपरेशन ऑफ पावर क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का है तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया, 1 का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, मतलब ये सिविल सोसाइटी वाला।
ओके, सी का 1 हो गया, ग्रामसी का हेजेमनी हो गया, और जिनबोदिन का सोवेरेनिटी। तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ वी नीड टू डू। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, गांधी जी का है आपका इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और बिंदो घोष जी का है द ह्यूमन साइकिल, प्लेटो जी भी कह देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। प्लेटो का है स्टेट्समैन, द लॉज, रिपब्लिक, बहुत सारे बुक्स हैं। अपोलॉजी, बहुत सारे बुक्स हैं इसके, राइट। अब हीगल का क्या है, फिलोसफी ऑफ राइट्स। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पता है, ये नेहरू जी का बुक है। अब ये जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आप उसको एक बार देख लें। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट करने वाला कौन था? वही बाहुबली, जो बहुत पहले आया था, याद आया? क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहीं से कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। टैरनी, मोनार्की, या मोनार्की या टैरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, राइट, polity, democracy. So classification of government, for the first time he studied 158 constitution. Many books they say 157, but the authentic data says 158. 158 संविधानों का स्टडी किया और उसको कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट के उसको टर्म्स में उसने क्लासिफाई किया। वही एक महान योद्धा एरिस्टोटल, राइट। एरिस्टोटल वुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मैं देख रहा था आंसर यहाँ पे गलत है दिया हुआ, जो बुक्स ये सब में और बाकी आपको इंटरनेट से सब पे अवेलेबल होगा। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स कब जो है इमर्ज होता है? एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन के तौर पर। देखिए भैया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एक ठीक ठाक बेहतर डिसिप्लिन के तौर पर उभर चुका था, एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन के तौर पर। आप जितने भी थ्योरीज देखिएगा, आपको बहुत सारे थ्योरीज देखने को मिलेंगे। सिस्टम थ्योरी देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ये आपका आंसर होने वाला है इन 50s ऑफ 20th सेंचुरी। 60s नहीं, इन 50s ऑफ 20th सेंचुरी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 50s में होता है, राइट, ना कि 60s में। बहुत जगह पे ये 60s दे रखा है, 60s इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे अगला वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट? देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो द बेसिक फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन हम लोग कैबिनेट डिक्टेटरशिप ये नहीं होता, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। देखिए, सबसे मेन जो आपका बेसिक डेफिनेशन होता है फेडरलिज्म का, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स, राइट, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में कार्ल ड्यूशेट बात करता है। कार्ल ड्यूशेट जो है वो इनफैक्ट आपका सिक्योरिटी कम्युनिटीज का भी कॉन्सेप्ट देता है। कार्ल ड्यूशेट इसके बारे में भी काफी बार नेट के जो है पेपर में पूछ चुका है। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंटल लूप का कॉन्सेप्ट है ना, ये डेवलपमेंटल लूप का कॉन्सेप्ट आपका मॉडर्नाइजेशनल थ्योरी से रिलेटेड है, और ये दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। बहुत फेमस है, आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में काफी सुन रखा होगा। अब यहाँ पे इनपुट फंक्शन के बारे में बात किया था डेवी डिस्टन ने। इनपुट फंक्शन और गेट कीपर, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों डेवी डिस्टन के द्वारा दिए गए हैं। कहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट दे दिया भैया? ये कॉन्सेप्ट उसने अपनी सिस्टम थ्योरी में दे रखी है। तो ये दोनों तो भाई हो गया डेवी डिस्टन का, दोनों डी भी। अब ये जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, और इसको कार्ल ड्यूशेट ने दिया था, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अथॉरिटी की क्या फीचर होती है? अथॉरिटी की फीचर होती है कि अथॉरिटी के पास पावर के साथ साथ लेजिटिमेसी होता है, वैधानिकता होता है। लेजिटिमेसी का मतलब कि अगर हम किसी को ये कंसेंट दे दें कि आप हमारे ऊपर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वह अथॉरिटी बन जाएगी। अथॉरिटी इज पावर प्लस लेजिटिमेसी। वी हैव इलेक्टेड आवर ओन गवर्नमेंट, राइट, एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रूल अस, राइट। तो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट के पास। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी हैज नॉट सक्सीडेड इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। डेमोक्रेसी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में जो है सक्सीड नहीं किया, बिकॉज पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर इज लैगिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है।
देखिए एलमंड और वर्वा जो है ये पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात करते हैं, और बहुत सारे हैं, अगर आप ड्यू में पढ़े होंगे रीडिंग से सब, तो डेविड कवाना हो गए, बहुत सारे लोग हैं ओके, जो पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात करते हैं। बट तीन तरह के जो मेन पॉलिटिकल कल्चर है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, पैरोशियल पॉलिटिकल कल्चर, इसके बारे में बात करते हैं आपके एलमंड वर्बा, राइट। वर्बा और एलमंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया था एलमंड ने और पॉवेल ने, राइट, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है जहां के नागरिक जो हैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में इसीलिए डेमोक्रेसी सक्सीड नहीं कर पाता है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है ये डेवलपिंग कंट्री में आपको नहीं देखने को मिलता। डेवलपिंग कंट्री में आपको सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलता है। तो अगर ये दोनों देखें तो ये दोनों सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, अमेरिकन सीनेट इज द लॉन्गेस्ट सेकंड चेंबर इन द लेजिस्लेचर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, सीनेट बहुत पावरफुल होता है। मैं एक एग्जांपल दूं, जो जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के, जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा। जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी, आखिरी सांस तक जज रहेंगे। इस तरह का उनके साथ मैटर होता है, राइट। तो अमेरिकन सीनेट के पास तो भैया देखो बहुत ज्यादा पावर है। अच्छा, मैं एग्जांपल देने वाला था सीनेट के पावर का, राइट। अमेरिकन सीनेट जो है प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट को अप्रूव करता है। अगर प्रेसिडेंट ने आपका नाम चुन लिया, दैट यू विल बिकम द द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस, लेकिन अगर सीनेट ने उस पर मुहर नहीं लगाई तो आप नहीं बन पाएंगे। सो सीनेट इज ऑल पावरफुल, सीनेट इज वेरी पावरफुल। इनफैक्ट सीनेट जो है राज्यसभा से जो है उसका समकक्ष है, उसके पैरेलल है, बट राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं है, लोकसभा के पास ज्यादा पावर है इंडिया में। पर अमेरिका में उलट है इसका। अमेरिका में अपर हाउस के पास ही ज्यादा पावर है, अपर हाउस माने सीनेट के पास। और जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा के जैसा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके पास कम पावर है। वो स्टेटमेंट ठीक दे रखा है। अमेरिकन सीनेट हैज इक्वल पावर एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ना, मैंने क्या बोला कि ज्यादा पावर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। बात समझ पा रहे हैं? तो इक्वल पावर कैसे होगा, ज्यादा पावर है ना जी, ज्यादा पावर है, इससे भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ज्यादा पावर है सीनेट के पास। तो ये गलत हो गया, तो ए असर्शन जो है ट्रू है और रीजन फॉल्स है, राइट। ओके, अब ये जो फीडबैक लूप है ये आपका सिस्टम थ्योरी से जुड़ा हुआ है, डेविड ईस्टन वाला। रूल ऑफ लॉ जो है ये एवी डाइसी से जुड़ा हुआ है, एवी डाइसी से। ओके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, एक आपका मार्बरी और मेडिसन का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में 1803 में, उससे जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म लेनिन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला केस हुआ आपका। ये मेनली ना ये कॉन्सेप्ट से पूछ रखा है कि किस कॉन्सेप्ट को किस प्रोमिनेंट थिंकर ने कब दिया, वरना वैसे रूल ऑफ लॉ ने तो सबसे पहले तो अरिस्टोटल ने ही दे रखा है, राइट। तो उस तरह से इसको नहीं देखना है, वरना ऐसा ऑप्शन ही नहीं आपको दिखेगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखने को मिलेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद एवी डाइसी अपना रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर लेनिन डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म देते हैं, और उसके बाद अंतिम नंबर पर आपको सिस्टम अप्रोच देखने को मिलेगा। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अब क्या पूछ रखा है इसने। अब ये बुक्स आपको अरेंज करने हैं। अब बस आपको ध्यान रखना होगा कि ये बुक्स लिखा किसने है, राइट। तब आप इसको आराम से अरेंज कर पाएंगे, काफी आसान है। जैसे एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है ये लूसियन पाई के द्वारा लिखा गया है, राइट। तो ये किसने लिखा है, लूसियन पाई ने लिख रखा है। अब बाकी भी हम लोग चलिए बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया की अगर बात करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया के बारे में, तो ये आपका एलमंड ने लिख रखा है। इसको किसने लिखा है, गैब्रियल एलमंड ने। एलमंड एंड पॉवेल, एलमंड एंड वर्बा करते हैं ना, वही वाला एलमंड। गैब्रियल एलमंड ने इस बुक को लिखा है, लगभग ये 1960 के आसपास का पब्लिकेशन था। उसी तरह से अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जो है ये 1971 की बुक थी। ये ए आर बॉल ने लिखा था, राइट, ए आर बॉल ने लिखा था। अब लूसियन पाई जो है ये ए आर बॉल और ये ए आर बॉल के पहले के चिंतक है, राइट। तो लूसियन पाई ने आपका जो बुक लिखा है, ये 1966 के आसपास में इनका बुक का पब्लिकेशन था, 1966 के पास आसपास में, लूसियन पाई का। ओके, और उसके बाद यहाँ पे है आपका, ये मेरे ख्याल से गुनर बोल्ट का बुक है। ये गुनर बोल्ट का बुक है द पॉलिटिकल प्रोसेस।
ये आपका लिख रखा गया है 1984 में। सबसे अंतिम में कौन सा आया? तीसरा नंबर वाला सबसे अंतिम में। तो क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन में कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखिएगा, दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, आगे बात करते हैं। फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, फेडरल है, प्रेसिडेंशियल है और रिपब्लिक है, तो क्या है? देखिए, जर्मनी में चांसलर सिस्टम है। ओके, वो भी एक तरह का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होता है। फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक जो है अमेरिका हो जाएगा। फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक जो है इंडिया हो जाएगा। हम लोग फेडरल हैं, पार्लियामेंट्री हैं, रिपब्लिक है। यूनिटरी पार्लियामेंट्री और मोनार्की यूके हो जाएगा। यूके यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री और मोनार्की है वहाँ स्टिल। और सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिपब्लिक क्या हो जाएगा? ये सबको पता है, फ्रांस हो जाएगा। तो क्या हो गया? ए का 4, ए का 4, अच्छा ये दो ऑप्शन में ये दोनों तो गया। ए का 4, बी का 1, तो बी का 1, अच्छा ये भी मैच कर रहा है। अच्छा डी का 5, देखिए ये वाला डी का 5, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये तो बड़ा आसान सा है कि कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका सेशन हुआ था जहां पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था? तो लाहौर सेशन में हुआ था 1929 में, एवरीबडी नो दैट। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आया था? तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल के दिन आया था 1973 में। सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे है इस दिन, उससे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं केशवानंद भारती केस में। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? वह टेम्पररी स्पीकर होते हैं जो कि जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता तब तक वो स्पीकर बनते हैं, और मेनली ये शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं लोकसभा में जितने नए एमपी चुन कर आते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का हमेशा से एक आपका कन्वेंशन रहा है, परंपरा रहा है कि जो आपके सबसे बुजुर्ग जो मेंबर रहेंगे पार्लियामेंट के, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो स्वेयर इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऐसा बॉडी है जिसको नॉन मेंबर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस हाउस का मेंबर नहीं होता, उसको प्रिसाइड करता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बाकी सब गलत दे रखा है, राइट। ये काफी आसान क्वेश्चन है। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 39 एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिविंगहुड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 368 अमेंडिंग प्रोसीजर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 356 जो है ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे ओथ दे रखा है। देखिए ये काफी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ना, क्योंकि जितना ओथ दे रखा है सबको ये ओथ लेता है, पर एक इंपॉर्टेंट ओथ है जो कि बाकी कोई नहीं लेता। वो ओथ है मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स जो हैं चीजों को गोपनीय रखने का, सीक्रेट रखने का ओथ लेते हैं। बाकी ये ओथ नहीं कोई लेता। तो डी का तो पक्का है कि 1 होने वाला है, ये तो 100% है, राइट। तो डी का 1, तो इसको गया, ये गया, राइट। अब आगे देखते हैं क्या क्या है। अब आगे है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या काम है? देखिए ये दोनों में से 1, ए का 4 हो जाएगा। ओके, ए का 4, ए का 3 क्या है जी? फेथफुल एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए फेथफुल एलिजियंस का जो आपका शपथ है ना, ये जजेस लेता है। बी का 3 होना चाहिए, यही आंसर है, यही आंसर है। तो ये जो फेथफुल जो है एलिजेंस रखेगा, मतलब जो संविधान को है एकदम भावनात्मक रूप से अंदर से मानना, राइट, और अपहोल्ड करना, ये आपको जजेस का ओथ होता है। तो ये यहाँ गया। और एमपीज का ओथ क्या हो गया फिर? फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ हो गया ये 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। ओके, रूल ऑफ लॉ फाइंड्स एक्सप्रेशन इन द न्यूमरस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। बहुत आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा कि बिना रूल ऑफ लॉ के, बिना कानून के आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते। तो असर्शन तो करेक्ट है। रूल ऑफ लॉ डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ना ना ऐसा नहीं है। रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी के मुताबिक जो है। कब का क्वेश्चन कर रहे हैं जी? 2005 का। तो मे बी इस समय, क्योंकि 2005 में ये आयर कोहेलो केस में आया था। आयर कोहेलो केस मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सुना है।
तो उस समय के हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन था, राइट। और इसका आंसर होता आपका बी। लेकिन आज के हिसाब से, आज जो 2024 में 23 में ये वीडियो देख रहा है, तो अब ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, राइट। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये गलत हो गया फिर। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। आगे पढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसेबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज गिवन इन द आर्टिकल, सॉरी, given in the part 4 of Indian Constitution starting from article 36 to 51. Directive principle of state policies are borrowed from the Constitution of the Ireland, and directive principles of state policies are non-justiciable. अगर आपके DPSPs का हनन होता है, अगर उसको सरकार लागू नहीं करती, you cannot challenge the government in the court of the law. So this is what non-justiciability means or non-enforceability means. तो ये तो ऑप्शन एकदम ठीक बात है। Because judicial pronouncement have made them part of the basic structure. देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर तो इसको माना है DPSP को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट के बीच में और DPSP के बीच में। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो इसको माना गया है। अब बिकॉज लगा के पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा मेरा सेंस आ रहा है इसका। अगर सेंस ठीक आएगा तो ए मार देंगे, वरना बी कर देंगे। करेक्ट तो है दोनों, राइट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल बिकॉज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैव मेड देम द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट इसको बनाया गया है, इसीलिए ये नॉन जस्टिसेबल है। कोई तुक नहीं लग रहा है ना जी। मतलब आप, हम क्या बताएं, मतलब आज आप स्कूल गए हैं क्योंकि आपके पास साइकिल है। आप स्कूल गए हैं, हो सकता है आपके पास साइकिल भी है, लेकिन आप स्कूल गए हैं क्योंकि आपके पास साइकिल है। ये क्या तुक हुआ? आप उसको रिलेट नहीं कर सकते, राइट। तो ये बी ऑप्शन हो गया, ओके। अब यहाँ पे एक मस्त फॉर्मूला है, लाइक वन मस्त कॉन्सेप्ट इज देयर। क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करना है जो हमारे प्रियम्बल में अपीयर हुए हैं। तो इसके लिए आप याद रखिएगा जलेबी। देखिए, नॉर्थ इंडियंस काफी जलेबी पसंद करते हैं। जे से जस्टिस हो जाएगा, एल से लिबर्टी हो जाएगा, ई से इक्वालिटी होगा, बी से ब्रदरहुड होगा माने फ्रैटर्निटी, और आई से इंटीग्रिटी होगा। तो जलेबी, तो जे से जस्टिस, तो पहला 4 नंबर आएगा, ओके। तो ये गया, तीनों में 4 नंबर पहले है। फिर लिबर्टी आएगा, तो माने 4 के बाद, 4 के बाद 2 नंबर आएगा, तो 4 के बाद 2 नंबर आ गया। फिर उसके बाद आपका इक्वालिटी आएगा, तो एक नंबर, तो 1 नंबर पे इक्वालिटी है। फिर फैटर्निटी, ब्रदरहुड और फैटर्निटी का मतलब भाईचारा ही होता है, राइट। क्योंकि जलेफी नहीं बोल सकते थे, राइट। तो इसीलिए जलेबी बोल दिया। बी से ब्रदरहुड याद कर लीजिए, है ना, इस तरह से करके। आगे देखते हैं। अच्छा जी, क्रोनोलॉजी ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, ये सब तो याद करना चाहिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्रोनोलॉजी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का क्रोनोलॉजी, जो हो गया प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, पूछा जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर, चलिए ना काउंट करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जाकिर हुसैन बने। जाकिर हुसैन का ऑफिस में ही डेथ हो गया। उसके बाद कौन बने? जाकिर हुसैन के बाद भीवी गिरी बने, राइट। भीवी गिरी, तो भीवी गिरी तो सबसे पहले आएंगे ना, सॉरी, जाकिर हुसैन भी इसमें दे रखा है। तो जाकिर हुसैन होंगे तीसरा नंबर, फिर उसके बाद दूसरा नंबर भीवी गिरी, राइट। चलिए देखते हैं जाकिर हुसैन कहाँ है। ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। फिर उसके बाद भीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी। अब चलिए काउंट करते हैं एक बार, ओके। काउंट ऐसे करते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद आपके आ, जाकिर, एक सेकंड, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए, तीसरे वो प्रेसिडेंट थे। और जाकिर हुसैन के बाद आपके बीवी गिरी हो गए। बीवी गिरी के बाद आपके फखरुद्दीन अली अहमद हो गए। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजीवा रेड्डी बने। नीलम संजीवा रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह बने। ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन बने। आर वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा बने। शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायणन बने, उसके बाद सबको पता है। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम बने। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। फिर उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी बने, राइट। और बाकी सबको पता है, राइट। अभी मुर्मू जी हैं, लाइक मिसेस मुर्मू इज नाउ द प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया, तो ये तो, और उससे पहले रामनाथ कोविंद थे, तो ये तो जानते होंगे आप लोग, राइट। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। मोटिवेशन क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मोटिवेशन होता है कि आज हम ज्वाइन किए हैं एक डीएसपी के तौर पर, लेकिन एक दिन हम जाकर डीआईजी बनेंगे। ये मोटिवेशन होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो हेरारकी, हेरारकी इज द मोटिवेशन। आप एक टीचर के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो आपको मन करता, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन करते, या एडहॉक प्रोफेसर के तौर पर आपको मन करता असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, मोटिवेशन, राइट। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनने का मन होता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के बाद आप सीनियर प्रोफेसर बनते हैं, एचओडी बनते हैं, प्रो चांसलर बनते हैं, उसके पहले एग्जामिनेशन कंट्रोलर बन सकते हैं। तो हेरारकी इज देयर, राइट। वी वांट टू क्लाइम द हेरारकिकल पोजीशंस इन आवर लाइफ, दैट इज द पर्पस, ओके। अब ये जो आपका एक्ट है, पेंडलेटन एक्ट 1883 का, ये आपका रिलेटेड है यूएसए से, ओके। इसको ध्यान में रखिएगा, यूएस से ये रिलेटेड है। यूएस के सिविल सर्विसेज में चेंजेस करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब उसके बाद अगला क्या है जी? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुली डेवलप्ड ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत बढ़िया डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? हायरार्किकल ऑर्डर होता है, बिल्कुल होता है मेरे भाई, बड़ा छोटा। आप अगर एक आर्मी में देखिएगा तो डिसिप्लिन, सीनियर ऑफिसर के सामने बस आप यही बोल सकते हैं, सर, 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 बस यही बोल सकते हैं, राइट। तो हायरार्किकल ऑर्डर तो होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज योर ब्यूरो अदरवाइज योर ब्यूरोक्रेसी विल नॉट बी इन प्रॉपर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऑफिशियल्स होल्डिंग ऑफिस फॉर इलेक्शन, इलेक्शन नहीं होता, मेरिट के तौर पर उनको अपॉइंट किया जाता है। प्रमोशन सिर्फ अचीवमेंट से होता है ना, सिर्फ अचीवमेंट से नहीं होता, एक्सपीरियंस से भी होता है, राइट। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन से सिलेक्शन होता है। अगर आपको कोई टेक्निकल पोस्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट में, अगर आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, तो आप पॉलिटिकल साइंस डिग्री के साथ नहीं जा सकते, फॉर श्योर, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। या फिर अगर आप यूपीएससी सीएससी में भी जाना चाहते हैं तो मैट्रिक पास करके नहीं जा सकती, यू हैव टू बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी वन सब्जेक्ट, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन इज ओवर देयर। तो एक और चार, एक चार कहाँ है? ये है। The bureaucracy is the circle from which no one can escape. Its hierarchy is the hierarchy of knowledge. तो ये स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। अब कौन सा एसोसिएटेड नहीं है साला मॉडल से? साला मॉडल दिया था एफडब्ल्यू रिक्स ने, ओके, अपने इकोलॉजिकल अप्रोच में। तो बाजार कैंटीन मॉडल जो है वो साला मॉडल का इकोनॉमिक सिस्टम है। पॉलीनॉर्मेटिविज्म भी आपको देखने को मिलेगा। क्लिक्ट आपका जो है ये सोशल सिस्टम, इसको कहते हैं हम लोग, क्लिक्ट इज द सोशल सिस्टम ऑफ साला मॉडल, राइट। और जो आपका इंडस्ट्रिया है, इंडस्ट्रिया नहीं होगा, इंडस्ट्रिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द साला सिस्टम, राइट, द साला मॉडल। ये हो गया। सेल क्या है? सेल एक पब्लिक कॉरपोरेशन है, पीएसयू है, राइट। अच्छा, बुक का नाम आ गया, डब्ल्यू एफ विलोक भाई, पहला ऐसा जो चिंतक था ना, जो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया था। एलडी वाइट जो है ना, ये लिखा है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उर्विक लिखा है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वाल्डो लिखा है आइडियाज एंड इश्यूज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मिलाते हैं एक बार, एक का दो, एक, अच्छा एक ही से बन गया जी ये तो। और बी का वन, बी का वन, सी का फोर, सी का फोर, डी का थ्री, डी का थ्री, करेक्ट है, राइट। आगे चलते हैं। हेबियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन। दृश्य मूवी में तो देखी होंगे एक बार। मेंडामस का क्या मतलब होता है? मेंडामस का मतलब होता है वीक कमांड। अगर कोई सरकारी आदमी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई ये मेरा काम ही नहीं कर रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए खूब दौड़ा रहा है हमको, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट मेंडामस का रिट देगा, और मेंडामस के रिट से उसको जो है करना पड़ेगा, लाइक ही हैज टू परफॉर्म द ड्यूटी। क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी? ओके, क्यू वारंटो का मतलब होता है, मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है बिना सर्टिफिकेट का प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्यू वारंटो का रिट आ सकता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप डॉक्टर कैसे है भाई, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ डॉक्टर। सर्चोरी का रिट जो है ये आपका
हायर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, अगर निचला अदालत, अगर लोअर कोर्ट जो है अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कुछ फैसले दे देते हैं, राइट, तो सर्वसुरी का रिट आ जाता है। ये क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कमिटी, कोठारी कमिटी। देखिए, एक है कोठारी कमीशन 1964 के आसपास, राइट, एडुकेशन से रिलेटेड है। एक है कोठारी कमेटी, कोठारी कमेटी ये 1965-66, सॉरी, ये 1975-76 का है। जो सांथानाम कमेटी था ये तो 1962 में बैठा था, राइट। यही आपको सीबीआई और सीबीसी के बारे में रिकमेंडेशन देता है। अशोक मेहता कमेटी जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए 1977 में बिठा रखा है। और कोठारी कमीशन अगर ये लिखा रहता ना जी, तो ये 1960, अच्छा दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन है गलत। कोठारी कमीशन अगर लिखा रहता तो 64 के आसपास का रहता। कमिटी मेरे ख्याल से 1975-76 का है, अब हम कंफर्म नहीं है, इसी के आसपास का है, ओके। जो कोठारी कमेटी है यूपीएससी में संशोधन के लिए बना था। अब अगर मान लीजिए हम दूसरा नंबर पहले आएगा, ओके, दूसरा नंबर हम पहले मान लेते हैं। अब जीएस वाजपेयी कमेटी, अब ये देखिए, ये जीएस वाजपेयी कमेटी के बारे में मेरे को आइडिया है नहीं, हम नेट पे भी सर्च किया, हमको मिला नहीं, राइट। तो ये जीएस वाजपेयी कमेटी पता नहीं क्या है, देखते हैं। एक जीएन वाजपेयी कमेटी है, बट ये इतना रिसेंटली आया है कि वो तब तक क्वेश्चन ही नहीं बना था, क्वेश्चन पेपर ही नहीं तैयार हुआ था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग देखते हैं इसको सेट करने का, ये सेट हो सकता है तो 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, ओके, ठीक बात है। एक समय अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोठारी कमीशन लिख रहा था, कमिटी गलती से मिसप्रिंट हो गया, कि मिसप्रिंट खूब करता है, तो मान लेते हैं ये हो गया, राइट। उसके बाद 1, उसके बाद 3, एक बार के लिए आंसर मान सकते हैं हम लोग, बट ये क्वेश्चन गलत है, ओके। आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल कैरेक्टर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन वेल इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बिल्कुल इतने पावर्स देता है कि इम्पार्शियल तरीके से और इंडिपेंडेंस तरीके से काम कर सकें जो हमारे ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या दे रखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट ओनली डिवाइस फॉर इंश्योर to ensure integrity and impartiality of the members is the best device. Constitution is only the best device, ऐसे लिखना चाहिए था तब ना। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा तरीका है जिससे जो है आपका वो लोग इम्पार्शियल रह सकें, इंडिपेंडेंट रह सकें, तो ठीक बात है, ठीक बात है। इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट है क्यों? बिकॉज उन, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उनको इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट रहना, ठीक बात है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखना सबसे आपका बेहतर होता, मुनासिब होता। तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए नंबर होगा। नियो रियलिस्ट कौन है? जॉन मर्साइमर। सर्कुलर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, ये आपका कन्वेंशनल वेपन में होता है। देखिए, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी होता क्या है कि मान लीजिए कि आप कोई बम मारना चाहते थे इस घर में, राइट, आर्मी वाले आप हैं, इस पे बम मारना चाहते थे, पर मशीनें जो है ना वो कभी भी एग्जैक्ट जो है ना हमला नहीं करती। अब तो बहुत सारे आपके इंफ्रारेड से आपके गाइडेड मिसाइल ये सब आ गए हैं, वो अलग बात है, वो तो काफी प्रिसाइज हैं, प्रिसीजन के साथ हमला करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आप यहाँ टारगेट करते तो मे बी इधर हो जाता, इधर गिर जाता, इधर हो जाता, इधर गिर जाता, और आप जिसको तबाह करना चाहते थे आप तबाह नहीं कर पाते। तो सर्कुलर जो एरर प्रोबेबिलिटी है कि एक सर्कल में कहीं भी वो बम गिर सकता है, वो कन्वेंशनल वेपन में ही, बम वम फेंकने में ही। अगर आप न्यूक्लियर वेपन मारिए, आप न्यूक्लियर वेपन यहां भी मारिएगा तो यो घर व तबाह हो जाएगा, इतना उसका रेंज होता है। तो न्यूक्लियर वेपन में काहे का प्रोबेबिलिटी, अगर एक घर को आपको तबाह करना है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, तो न्यूक्लियर वेपन काहे मारेंगे, उससे तो जो है पूरा शहर तबाह हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? इनफैक्ट आजकल के न्यूक्लियर वेपन तो इतने मजबूत हैं कि पूरा एक राज्य तबाह करते हैं, इतना मजबूत है, राइट। बायोलॉजिकल वेपन का भी सेम केस है, वो पूरा देश तबाह कर सकता है, जैसे वायरस ये सब आप फैला दें कहीं, राइट।
तो ये बात है। केमिकल वेपन का भी सेम केस है, वो भी बड़ा दूर रेंज में रहता है, तो बहुत लोगों को टारगेट करने के लिए हम लोग ये सब वेपन यूज करते हैं। कन्वेंशनल वेपन कहीं पिन पॉइंट साइजेस के लिए, कहीं मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे हमेशा एक खतरा बना रहता है एरर का, राइट। आगे क्या है जी, द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेट बिहेवियर इज द न्यू रियलिज्म इज द स्ट्रक्चर ऑफ। देखिए जो न्यू रियलिज्म है, जो केनिथ वाल्ट्ज ने दे रखा है, जॉन मेरसाइमर भी इसके बारे में बात करते हैं, इन नेशन स्टेट सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करता है, राइट। एजेंडा फॉर पीस बीबी गाली ने दिया था। ये कहाँ का रहने वाले थे? ये इजिप्ट वाले हैं, बीबी गाली। यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, यूएनओ के। 2004 में जो सार्क का मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था इस्लामाबाद में, क्वेश्चन लगता है रिपीट हुआ है। फ्री ट्रेड एरिया साउथ एशिया में प्रमोट करता है, ओके, इसकी बात कर रहा था। एफर्ट एट डिसआर्मामेंट स्टॉप एट आर्म्स कंट्रोल। अच्छा, अगर आप एफर्ट करेंगे डिसआर्मामेंट के लिए, तो ये आर्म्स कंट्रोल कम कर देगा, लाइक स्टॉप कर देगा। पता नहीं कौन जमाना का अंग्रेजी लिखा है जी, भगवान जाने। एफर्ट्स एट डिसआर्मामेंट स्टॉप एट आर्म्स कंट्रोल, राइट। तो एफर्ट एट डिसआर्मामेंट, अगर आप आ, हथियार खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आर्म्स कंट्रोल को ये स्टॉप कर देगा, राइट। डिसआर्मामेंट स्टॉप्स एट आर्म्स कंट्रोल, तो आर्म्स कंट्रोल करेगा ये, राइट, मतलब आर्म्स में कंट्रोल लाएगा। ठीक कह रहा है ये, ओके। विदाउट आर्म्स, विथआउट आर्म्स लिखा है, विदाउट आर्म्स स्टेट्स आर वल्नरेबल, बिल्कुल ठीक बात है। अगर स्टेट के पास हथियार नहीं है तो वल्नरेबल है ना। यूक्रेन के पास नहीं था न्यूक्लियर वेपन, है ना वल्नरेबल, किया ना रशिया हमला, ये भी ठीक बात है, पर दोनों में कोई कनेक्शन वनेक्शन है नहीं जी। जब विदाउट आर्म अगर स्टेट वल्नरेबल है तो काहेला डिसआर्मामेंट कर रहा है भाई फिर? बस समझ आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रूशेव प्रोपोज द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। निकिता क्रूशेव पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का डॉक्ट्रिन दिया था, बिल्कुल दिया था कि सबको शांति से रहना चाहिए। ये डॉक्ट्रिन कब दिया था? जब वही आपका आ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम में निकिता क्रूशेव ही था आपका कैप्टन, लीडर यूएसएसआर का, और दूसरे तरफ आपके जॉन एफ कैनेडी थे, राइट। तो उसने बोला पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, हम लोग आसानी से मिलजुल कर रह सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर इज अनविनेबल। आप न्यूक्लियर वॉर जीत नहीं सकते। न्यूक्लियर युद्ध में ना, जीत उसमें कोई विजेता हो ही नहीं सकता। अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो हारेगी, हारिएगा, दोनों पार्टी हारिएगा, दोनों को नुकसान होगा। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में कोई जीत ही नहीं सकता, तो लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा? हारना तो है ही, दोनों पार्टी को हारना है, राइट। तो इसीलिए भैया काहेला फालतू में टेंशन लेना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को हमको बरकरार करके रखना है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्रूसेव जो है प्रपोज किया है कि प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर इज अन यू अविनेबल, राइट। अब इसको क्रोनोलॉजी आइडेंटिफाई करना। एशियान बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967, ओपेक 1960, हेडक्वार्टर इसका है वियना, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। एपेक, एपेक 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 एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट। ये जो है आपका 1989, सार्क 1985, 8 दिसंबर, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, राइट। काफी चीजें ठीक बात बा, हो गया इतना। उसके बाद देखते हैं हम लोग, मिलाते हैं। सबसे पहले कौन बना जी? ओपेक, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, तो यही आंसर है। और का 2 के बाद 1, ठीक बात है। 1 के बाद 4, ठीक बात है। 3, ठीक बात है, सही है। आगे पीवी नरसिम्हा राव जो है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन चला रहा है अभी? मोदी जी, 2014 के बाद, ओके। साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स के लिए, एशियन कंट्रीज के लिए मोरारजी देसाई का मानना था कि इंदिरा गांधी यूएसएसआर की तरफ झुकी हुई हैं, हम जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट फॉलो करेंगे, राइट। हम दोनों की तरफ न्यूट्रल रहेंगे, अमेरिका और यूएसएसआर। राजीव गांधी जो है वो 6 दिन का आपका डिसआर्मामेंट इनिशिएटिव लिए थे ताकि आर्म्स कंट्रोल किया जा सके। और अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण 2 किए थे, एकदम आपको पता ही है, राइट। जिसके बाद हम पर सैंक्शन ये सब लगा था अमेरिका के द्वारा। तो ये आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा क्या इसमें से उसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे कार्ल ओन क्लाउजविट्ज, तो कार्ल ओन क्लाउजविट्ज का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, द वार इज द कंडी, लाइक फॉरेन
क्या ही लिखा हुआ है जी, वार इज द कंटिन्यूएशन एक्शन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। हाँ, इसमें इसका असली स्टेटमेंट जो फ्रेज है ना, वो इसने बोला था कि वार इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी बाय द अदर मीन्स। अब ये क्वेश्चन कौन बनाया भगवान जाने, पर चलिए मिलता जुलता है वही होगा, राइट। अब हारोल्ड जो मैकेंडर है, मैकेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी दिया था। अब पता नहीं, ये देखिए ऑफिशियल पेपर है, और देखिए क्या लिखा है थ्योरी के जगह पे। तो हारोल्ड जो मैकेंडर है ये हार्टलैंड थ्योरी देता है। फिर एटी महान है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, काफी सारे थिंकर्स है। फिर स्पाइकर है, राइट, स्पाइकमैन है, स्पाइकमैन देता है आपका। हार्टमैन जो है वो अलग अलग थ्योरीज है, राइट। वो सी पावर का थ्योरी देता है, राइट। ये हार्टलैंड थ्योरी मैकेंडर का है। केनिथ वॉल्ट जो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म से बिलोंग करता है। और थॉमस शेलिंग जो है ये स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट है या गेम थ्योरिस्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लेशन का बात करता है। तो इसको ध्यान में रखना है, और ये पेपर हमारा हो गया फिनिश। सीयूईटी पीजी का कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए। लास्ट ईयर का कोर्स सक्सेसफुल रहा, 100% एडमिशन हुआ। नॉलेज आपको पूरा मिलेगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। यूपीएससी में बाद में काम देगा, पीएसआईआर में सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 में काम देगा। नॉलेज तो मिलेगा ही, जो पिछले 3 साल में नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा, राइट। तो यहीं से सीख के जाइएगा। और एग्जाम भी निकलेगा, मेहनत कीजिए, एग्जाम भी निकलेगा। सीयूईटी पीजी का कोर्स चल रहा है अपने पास, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फी है 3199। चेंज होते रहता है, और चेंज होते रहता है मैंने बढ़ते रहता है, राइट, कम नहीं होता है इससे। तो ये ध्यान में रखना है। और यूजीसी नेट का भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है मेरे पास, 5000 प्राइस है उसका, 1 साल से ज़्यादा वैलिडिटी है। बाकी एडुटेक जाइंट से आप कंपेयर कीजिएगा, जहाँ मैं भी पढ़ा चुका हूँ कि आई वॉज द पार्ट ऑफ दम। 18,000 20,000 साल का लेते हैं, सब चीज़ मिलेगा, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और जहाँ तक बात है कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है, हमको समझ में कैसे आएगा, जैसे अभी देखने से समझ में आ रहा है ना रिकॉर्डेड लेक्चर, उसी उसी तरह से समझ में आएगा, राइट। क्योंकि हम तो अभी ऐसी क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, इफ यू हैव बीन द पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब चैनल इन द पास्ट, यू नो हाउ डीप आई ड्वेल इनटू द कॉन्सेप्ट्स, ओके। एंड माई सेल्फ अभिषेक कुमार मिश्रा, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, 99.67 percentile, instructor of political science in US, serving the university in US, okay. And लाइक आई एम सर्विंग पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं सेवा कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की। सब भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।